पत्रकार भाइयों बहनों का इस पत्रकार वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और इन्होंने कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी का भी काम देखा है, ऐसे मोहन प्रकाश जी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। साथ ही पूर्व मंत्री आदरणीय नितिन राउत साहब, विजय वडेट्टीवार जी, नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष विकास पांडे जी, इन सभी की उपस्थिति में आज एक महत्वपूर्ण विषय पे मोहन प्रकाश जी आपसे बात करेंगे और उनकी बात रखने के बाद कुछ सवाल इसी विषय पर होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं अनुरोध करता हूं मोहन प्रकाश जी से कि वो इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। पहले वाटने की बात में पहले आपने बोले थे बाद में हमने वैसे किए भैया। जो अंग्रेजी चाहे उनको अंग्रेजी दे दीजिए, जो हिंदी चाहे इधर से भी दीजिए ना। लिंक बना पाएंगे। मित्रों, क्षमा करिएगा, थोड़ा मेरा गला पहले की तरह नहीं है, तकलीफ है। हम अडानी के हैं कौन? एक सीढ़ी चल रही है और आज पूरे देश के अंदर 23 जगह पर आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस समय देश बहुत गंभीर सवालों के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आमतौर पर संसद के अंदर इस देश के लोगों की तकलीफ, देश के बारे में सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम इन सवालों पर संसद में चर्चा होती है। और अब तक ये देखा गया है कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, और जो हमारा संविधान भी कहता है कि प्रधानमंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार होते। यानी एक वक्त था कि इंदिरा जी का सारे मंत्रियों को ये निर्देश था कि अगर किसी भी एमपी का पत्र आए तो 1 हफ्ते के अंदर उसको जवाब जाना चाहिए, और अगर चाहे वो विपक्ष का हो और चाहे वो सत्ता पक्ष का हो। लेकिन आज स्थिति यह है कि देश के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं, रिकॉग्नाइज विपक्ष के नेता हैं, अगर वो कोई सवाल उठाते हैं तो जवाब देना तो दूर, स्पंज कर दिया जाता है, उसको कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। ऐसी गंभीर स्थिति में हम आपके माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं।
एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, और ये महंगाई बेरोजगारी स्वाभाविक नहीं है, सरकार के द्वारा प्रायोजित है। सरकार की नीतियों के कारण है। इसके पहले भी महंगाई होती थी, बेरोजगारी का दर बढ़ता था, लेकिन सरकार इंटरवीन करती थी और लोगों को राहत पहुंचाने का काम होता था। लेकिन क्योंकि इस सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि जनता को लूटो और अपने मित्रों को बांटो, वरना क्या वजह है कि पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे खाद्य वस्तुएं हो, और जो न्यूनतम चीजें हैं, दूध है, ब्रेड है, इस तरह की जो चीजें हैं, इनकी महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार इंटरवीन नहीं कर रही है, ना उस पर कोई बयान आता। ये स्थिति अपनी जगह है, लेकिन अभी जो स्थिति आई है सामने कि देश के जो एक बड़े औद्योगिक या व्यापारिक घराने हैं, श्री गौतम अडानी, यानी आप ये समझिए कि कानून के देश की संपत्ति प्रधानमंत्री जी, और उससे भी जो खतरनाक बात हो रही है वो ये हो रही है कि धीरे धीरे उनका उस सेक्टर में एकाधिकार हो रहा है। आजादी के बाद चाहे वो किसी की सरकारें हों, उन्होंने ये माना था पब्लिक सेक्टर की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि किसी का एकाधिकार किसी सेक्टर पर न होने पाए। लेकिन यह उल्टा हो रहा है। जिस पब्लिक सेक्टर में इस देश की जनता का धन लगा हुआ है, उस पब्लिक सेक्टर को निजी हाथ, और खास तौर से एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के मित्र, अगर राहुल जी ने अगर ये सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी आपके साथ कितनी बार विदेश यात्रा अडानी जी ने किया, क्या ये आपत्तिजनक है? क्या एक सांसद ये नहीं पूछ सकता? जो LIC इस देश की हर एक पंचवर्षीय योजना में योगदान करता है, 30 करोड़ करीब लोग उससे जुड़े हुए हैं, उसका पैसा अगर नुकसान में जा रहा है तो क्या संसद में यह सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? यानी दिसंबर में 80,000 करोड़ के करीब जो LIC के पास अडानी के शेयर थे, उसकी कीमत थी, और आज LIC के शेयर धारकों को करीब करीब 44,000 करोड़ का नुकसान हुआ, क्योंकि आज उनकी कीमत उन शेयरों के नीचे। क्या इस पर JPC नहीं बैठनी चाहिए? क्या जांच नहीं होनी चाहिए? SBI को लगातार कमजोर करने का काम प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण खुद हो रहा है। दुनिया में किसी भी देश का आंकलन वहां की जो सेंट्रल बैंक होता है उसकी वित्तीय स्वस्थता पर ही निर्भर करता है। जो देश का आंकलन होता है वो प्रधानमंत्री के चेहरे को देख के नहीं होता, उस देश का जो सेंट्रल बैंक है उसकी वित्तीय स्थिति कैसी है उसको देखकर उस देश के बारे में आकलन होता है। लेकिन आप लगातार रिजर्व बैंक को कमजोर कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात,
कि ये प्रधानमंत्री के कार्यालय के द्वारा हो रहा है। आपके पास जो नोट आया है उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से विभिन्न विभागों के में प्राथमिक रूप से अधिकारियों ने आपत्ति जताई है और कैसे पीएमओ के द्वारा निर्देश आने पर वो फिर पहले का आदेश पलटा गया है और वो अडानी जी को दे दिया गया। मैंने सुरक्षा की भी बात की। आज 13 पोर्ट अडानी जी के पास है और जो कार्गो है उसका करीब 90 के आसपास इन बंदरगाहों से होता है जो उनको दे दिया गया। यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट दीघी के प्राइवेटाइजेशन में अपनी पीठ लगाता है, उसको मिलने वाला है और प्रधानमंत्री के कार्यालय से या उच्च अधिकारियों के यहां से आता है कि नहीं तुम अपना बिड वापस ले लो, ये उनको अभिष्ट कर। यही नहीं, आपको पिछली बार मैंने निवेदन किया था कि जो काम देश के विरोधी नहीं कर पा रहे हैं वो अडानी जी के पोर्ट पर ले रहा है। एक ही असाइनमेंट 3000 करोड़ का हीरोइन का पकड़ा गया, फिर 600 करोड़ का पकड़ा गया, फिर 300 करोड़ का पकड़ा गया, लेकिन आज तक हीरोइन पकड़ी गई, हीरो के बारे में कोई पता नहीं, न जांच हो रही है। बंबई का एक लड़का खाली चैट पर था, वो 2 महीने जेल में रहा। एक लड़की के पास गांजा 16 साल 17 साल की लड़की या 21 साल की लड़की के पास बंबई में थोड़ा गांजे का प्रयोग हुआ, वो 3 महीने जेल में रही। मोदी जी 3000 करोड़ का हीरोइन पकड़ा जा रहा है, कोई पूछताछ नहीं। कोई देश की जनता को आप बताएं तो कि कौन लोग हैं ये काम कर रहे हैं। और ये जो जिस तरीके से एक अधिकार होता जा रहा है, कल हथियार भी आते, तो देश की सुरक्षा को खतरा है। हवाई अड्डे का जब निजीकरण होना था, ये साफ था कि जिनको विमानन क्षेत्र में अनुभव होगा उन्हीं को मिलेगा और किसी को 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन सारे नियम कानूनों को ताक पर रख के 6 के 6 एयरपोर्ट भारत सरकार ने अपने मित्र, मोदी जी के मित्र अडानी जी को सौंपा। यानी पहले जो काम, शब्द तो अच्छा नहीं है लेकिन मैं उसका उपयोग नहीं करूंगा, कि जो निजी 2 बंबई का जो एयरपोर्ट था उस पर उनकी निगाह चली गई, उन्होंने नहीं किया। तो मैं तारीखों के साथ बता सकता हूं कि कैसे उन पर इनकम टैक्स का किस तारीख को आया, कैसे ईडी का आया। यानी सरकार की एजेंसी का उपयोग मोदी जी अपने मित्र को लाभ दिलाने के लिए, धमकाने के लिए कर, मजबूर कर रहे हैं कि आपको ये देना पड़ेगा। अब इसके लिए कौन लोग ऐसा पहले करते थे,
वो शब्द आप भूल, वो भी छोड़िए। इसमें एक है कि जो चीज मोदी जी जो अडानी की कंपनियां 3 महीने पहले, 2 महीने पहले ऐलान करेंगी कि हम इस क्षेत्र में ये काम करने जा रहे हैं, 2 महीने बाद मोदी जी की सरकार उसी में सब्सिडी जारी करेगी। और मोदी मॉडल जान लीजिए क्या है, सरकारी संपत्तियां जनता के पैसे की, बैंक में जनता का पैसा, नाम लीज यानी किराया, और उनको सौंपा जा रहा है। और कर्ज वो ले रहे हैं वो सरकारी बैंक से ही, और जब अदा नहीं कर पाते हैं तो वही सरकारी बैंक एनपीए करके माफ कर। रुचि सोया वाले मामले में आपने देखा 12,000 करोड़ का कर्ज था, उसको 4,500 करोड़ किया, और उसके बाद जो है ये बाबा रामदेव, और वो जो 1,000 करोड़ लगाना था इनको, वो भी बैंक नहीं दिया, उसी बैंक ने दिया जिसका 12,500 करोड़ रुपया बकाया था। ये लूट चल रही है। ये सरकार राष्ट्रीय शर्म की सरकार है। और मैं इन बिंदुओं के आधार पर कहता हूं कि मोदी सरकार अडानी की कठपुतली सरकार है। बताएं, इजराइल में क्यों गए थे उनके साथ, बांग्लादेश में क्यों गए थे उनके साथ, ऑस्ट्रेलिया में क्यों गए थे इनके साथ, श्रीलंका में क्यों गए थे इनके साथ, और ये सब बातें पब्लिक डोमेन में है। क्या प्रधानमंत्री एक पूंजीपति के एजेंट के रूप में काम करेगा? ये हमारे मंत्रालय करते थे जो काम। एक बार भी इस देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं कभी देश को बताया कि मैं फलाने देश में गया था और ये हुआ था, जो कि इस देश की परंपरा थी। जब भी प्रधानमंत्री बाहर विदेश से आते थे तो बताते थे कि इस देश के साथ ये बायलैटरल हमारे समझौते हुए। एक बार नहीं। और मैं फिर आपसे याद दिलाना चाहता हूं कि जो 3 किसान कानून आए थे, जिसको कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम किसानों के हित में लाए थे, और जिसको हमने साबित किया था कांग्रेस पार्टी ने कि इस देश की कृषि को इन अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में गिरवी रखने के लिए वो 3 बिल आए, और बिल आने के पहले ही अडानी जी यानी नीतियां वाजपेयी, अरे मोदी जी सरकार नहीं बना रही, नीतियां अडानी बना रही। अभी आज के अखबार में है, लाल आंख दिखाने का वायदा किया था, 10 महीने के अंदर अंदर चाइना के साथ जो हमारा इंपोर्ट है वो 9% बढ़ा है, 9%, और जो एक्सपोर्ट है वो 34% घटा है। कहां जा रहा है देश? अगर इस तरीके से जो हमारे मित्र देश नहीं है, अगर उनके ऊपर हमारा निर्भरता बढ़ती जाएगी तो कल कहां देश खड़ा होगा? एक बात यहां पर मैं और कहना चाहता हूं, जो कि नागपुर में माननीय मोहन भागवत
थे कि शायद नागपुर से आरएसएस हेडक्वार्टर से नीतियां तय होती, लेकिन इसमें साबित हो रहा है कि नीतियां अडानी तय करता है और उसको इंप्लीमेंट लागू करने का काम मोदी करते हैं और उसको सर्टिफिकेट देने का काम मोहन भागवत करते हैं। मैं मोहन भागवत से उनके घर में पूछना चाहता हूं, ये तथ्य हैं, इन तथ्यों के आधार पर आपको जवाब देश को देना चाहिए, क्योंकि आपने अडानी को सर्टिफिकेट दिया। यही राष्ट्रवाद आपका है, यही देशभक्ति है कि 41 से 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां का निजीकरण किया जा रहा है और आप सर्टिफिकेट देश का देते हैं। देश के बैंकों का पैसा डूब रहा है, उनका वित्तीय स्वास्थ्य खराब हो रहा है और लगातार सरकार के जो मित्र हैं, मोदी के जो मित्र हैं, वो कर्जा लिए चले जा रहे हैं। और एक उदाहरण देता हूं, अभी कल की न्यूज है, डीवी पावर जिसके साथ समझौता हो चुका था अडानी का, 7,000 करोड़ रुपया, चूंकि इतना हल्ला हो गया, सिर्फ 7,000 करोड़, वो पूंजीपति अडानी जुटा नहीं पाया तो कल कैंसिल हुआ। ये साबित करता है कि यह मोदी की हिस्सेदारी है, इससे करप्ट गवर्नमेंट और सरकारी संपत्तियों की लूट से बड़ा कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा। और मोदी जी के चेहरे को बेनकाब करके उनका असली चेहरा सामने लाने का काम हम लोग करेंगे। और ये आपको भी चिंतित कर रहे हैं। जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का निरादर किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, और जिस तरीके से मीडिया पर हमला हो रहा है, अभी आपने देखा कप्पन 2 साल बाद जेल में से छूटे हाथरस वाले कांड को करने के लिए। यानी अगर कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ बोल दे, कुछ लिख दे, तो फिर जेल जाता, चाहे वो कहीं भी। और ये जो देशभक्ति की बात करते हैं, इनकी नीतियां दूसरे लोग संचालित करते हैं। ये जो बुलडोजर वाला है, अभी आपने देखा एक मां बेटी जल के मर गई। यानी मोदी राज में, भाजपा राज में सिर्फ जिंदगी सस्ती है, बाकी सब चीज महंगी है। सारी संवेदनशीलता समाप्त हो चुकी है। ये इजराइल का तौर तरीका है बुलडोजर का। लेकिन इसके पहले आप लोगों की भी उम्र होगी, कभी आपने सुना था इस देश में कोई कानून है कि नहीं है? इजराइल में होता है, इजराइल की ये अनुकरण करते हैं और वहां से वो अपनी नीतियां देते हैं। इजराइल का भी इसमें जिक्र है जो हमने दिया है। जिन क्षेत्रों में इनको काम करने का अनुभव ही नहीं है तो देंगे, तो उसको अपने साथ प्रधानमंत्री ले जाते हैं और ठेका भी दिलवाने लगते हैं। इससे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। एक प्रधानमंत्री को यह शोभा नहीं देता कि दुनिया में जाके एक पूंजीपति के एजेंट के रूप में काम। हाँ, कहीं बाधा होती है तो प्रधानमंत्री तक आती है बात, तो फिर उसमें जो रिलैक्सेशन होता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री अपने जहाज में लेके जाएं
और उसके व्यावसायिक हितों के लिए देश के हितों को सूली पर चढ़ा दे, यह मोदी का कारनामा है। और एक नहीं अनेक उदाहरण भी इसमें दिए हुए हैं। मतलब प्रधानमंत्री इस देश के हित के लिए नहीं जाते विदेश। प्रधानमंत्री एक पूंजीपति जो उनका दोस्त है, उसके व्यावसायिक हितों के लिए वो विदेश में जाकर काम करते हैं। इससे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। और आप उसका कारण देख लीजिए, श्रीलंका ने भी के तो संसद में ऑन रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री जी के दबाव के कारण हमने ये काम किया, जबरदस्ती कराया। आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब गए तो कोल माइंस के लिए किया, और जब वहां पर गारंटी कहते क्या कहते हैं वो बैंक का जो एसबीआई के चेयरमैन को बनवाया हो, इससे ज्यादा मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है, करप्शन कोई हो सकता है। इसलिए हम आप सब लोगों के सामने ये इन बिंदुओं को रखे हैं, इस पर अध्ययन करिए। और आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि जब संसद जैसी जगह पर इस देश के प्रतिनिधि नहीं कुछ बोल सकते, उनकी बोली हुई बातों को निकाल दिया जाएगा, प्रधानमंत्री संसद में उठाए हुए सवालों का जवाब नहीं देंगे, तो आखिर इस देश की जमहूरियत और इस देश की लोकतंत्र का, इन सवालों को लेकर आपसे ये निवेदन है। और थोड़ा हिंदी में हो सकता है वो हो, तो आप अंग्रेजी का भी आप इसको देख लेंगे। इस देश में बहुत बड़े बड़े पूंजीपति है, तो मोदी जी ने अदानी को ही क्यों चुना? वो इसलिए कि पहले मोदी जी उनके जहाज में चलते थे और अब मोदी के जहाज में अदानी चल रहा है। यानी इतनी भारतीय जनता की संपत्ति की लूट मैं नहीं समझता कि कोई भी कर सकता। अब एक नहीं अनेकों क्षेत्र हैं, मैं आपका समय उनको गिनाने के लिए नहीं कर सकता। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब उसका अभी उसकी बोली लग रही है, और उसके पहले ही उनका बेटा कहता है कि ये तो हम लेंगे, अडानी का बेटा। क्या है ये? और उसमें 12% जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 12% रेलवे की हिस्सेदारी है। रेलवे क्यों बेटा? भारतीय रेल जो हिंदुस्तान की लाइफ लाइन है, गरीब से गरीब आदमी उसको सफल करता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वंदे भारत दिखा के ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारा जो चितरंजन का कारखाना है, हमारे जो पंजाब का कारखाना है, रायबरेली का कारखाना है, DIW है, उसका नाम BLW कर दिया। यानी हम जब पढ़ते थे तब हमने पढ़ा था कि DIW बनारस में है, कि 100वां इंजन हमने एक्सपोर्ट किया डीजल। अब क्या है कि चितरंजन वाले और वो वाले को कहा जाता है कि 1200 कैपेसिटी आती है, अब 600, और वो इंजन जो है बाहर खाली मुंह ऐसे करके जिससे भैंस टकराने पर इंजन टूटता है, उसको दिखा रहे। हमारे जो कंपनियां हैं रेलवे का, जो कोच कंपनियां हैं, जो इंजन कंपनियां हैं, वो बेहतर बनाती हैं और आज से 20 साल पहले से 30 साल पहले से एक्सपोर्ट करती हैं, उनको बंद करेगा क्या? उनको कहा जा रहा है कि आप अपना आधा करिए प्रोडक्शन और विदेश से मंगाइए। यानी हिंदुस्तान के पैसे से हिंदुस्तान के नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी और अडानी जी के जो मित्र हैं, जिसमें व्यवसायिक दिन का है, वहां से इंपोर्ट किया, और धीरे धीरे हिंदुस्तान की रेल गरीब आदमी की पहुंच से बाहर,
सारे बंद किए जा रहे हैं, रूट बंद किए जा रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा रेलवे में पद खाली है और कितनी मतलब नीचे स्तर पर गिरे हैं कि रेलवे कॉलोनीज में स्कूल हुआ करते थे। यहां भी रेलवे कॉलोनी होगी तो उसमें स्कूल होगा, उस स्कूल को भी बेच रहे हैं। इसमें रेलवे के जो कर्मचारी, उनके बच्चे और आसपास जो गरीब लोग होते थे वो पढ़ते थे। यानी सरकार है किसके लिए? कि इस देश के लोगों के लिए सरकार नहीं है। और अभी जो खुलासे आ रहे हैं उस पर मैं आज नहीं बोलूंगा कि किस तरह से भारतीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए एजेंसियां काम करती। तो मित्रों, हमको आपसे यही निवेदन करना था, काफी कुछ इसमें है। सर एक सवाल, आपके जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, इन्होंने कुछ महीने पहले अदानी जी को बुला के बहुत स्वागत सत्कार किया और उनके साथ में बहुत सारे कुछ 60,000 करोड़ के एमओयू साइन किए। तो फिर आपकी पार्टी भी तो अदानी नहीं, लेकिन फर्क है। जो जब कोई समिट होता है उसमें किसी भी उद्योगपति को आने का अधिकार, नंबर 1, और जिस क्षेत्र में उनको दिया गया है उसमें कोई अनुचित लाभ उनको नहीं दिया गया है। ये कैटेगोरिकल सरकार की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से आया है। और ये हम आपको बताएं, जो रिन्यूएबल एनर्जी वाला है, क्योंकि पूरा हमारा बाड़मेर, जैसलमेर, ये पूरा ऐसा इलाका है जहां पर कि हम उससे पैदा कर सकते और वहां पर काम हो रहा है। और वहां शायद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, ये बिजली मंत्री रहे, ये जानते होंगे कि हमने ऑलरेडी वहां काम किया है। तो जो इस क्षेत्र में अगर कोई आना चाहता है तो उसको हम रोकना भी नहीं चाहते। हम अडानी के विरोध में इतना नहीं है, एक पूंजीपति के विरोध में नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता की संपत्ति है, जो लूट है, जो एकाधिकार है, उसके खिलाफ हम हैं और लड़ते हैं। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी, एक एक की समीक्षा होगी। अगर लूट कर करके कोई अधिकारी नियमों को तोड़कर लेके गया है तो कांग्रेस पार्टी इसके पुनः राष्ट्रीयकरण के बारे में भी सोच सकती है। अब वो सेबी और उनका शेयर, उस पर मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं करने के लिए, इसलिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा छप रहा है। लेकिन ये बिंदु है, कई बहुत से आए नहीं है लोगों के साथ। आपको क्या लगता है, देश का आम आदमी अदानी की बातों को समझकर जो भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति है उसको हटा के आपको 24 में आपकी सरकार आएगी क्या? 24 में मोदी किसी कीमत पर नहीं आएगी। लेकिन भागवत को जरा बताइए कि भाई ये प्रश्न है, किस आधार पर तुमने उसको राष्ट्रभक्त बता रहे हो? क्या तुम्हारा भी कुछ नीतियों में, मामले में सहमति है क्या? क्योंकि तो स्वदेशी चलाते थे। और इंजन आ रहा है बाहर से, अब हमारे मजदूर है बेकार, हमारी फैक्ट्रियां हो रही बंद। और ये जो लूट हो रही है, इस लूट पर भागवत को क्या कहना? प्रधानमंत्री जो संसद के प्रति जवाबदार नहीं है, उसके बारे में क्या कर रहा है? और अगर कांग्रेस ने यह किया होता तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहां खड़ी होती? आपने अभी राष्ट्रीयकरण की बात कही है। मैंने कहा कि सोचेंगे हम नहीं, उसमें 3 बिंदु हैं कि एक, अगर नियम कानून के साथ कुछ हुआ है
ठीक है, वो एक अलग केस हो गया। लेकिन अगर नियम कानून के विरोध में हुआ है, जो प्रोविजंस हैं उसके विरोध में हुआ है, जो नॉर्म्स तय किए गए हैं सरकार के द्वारा उसके विरोध में हुआ है, तो हम उस स्थिति तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये केस को देखना है। हाँ, तो उसमें सवाल यह है कि 1990 के बाद में हमने जो आर्थिक उदारीकरण का मार्ग स्वीकारा है, हाँ, तो दुनिया उस मार्ग पे चल रही है, हम भी कहीं आगे बढ़ चुके हैं। नहीं, उदारीकरण तो अपनी जगह है, ये लूटकरण है, एक करप्शन का, जिसको कहते हैं कि अनपैरेलल, और ये मोदी मॉडल है। अभी आपने देखा सूरत में पुलिस ने पकड़ा, इनके जो चहेते लोग हैं, चहेते मतलब जो जैसे आसाराम था, अब आसाराम के मंच पर जाकर आप उनकी भगवान मान रहे तो मैं चहेता ही तो कहूंगा। इसी तरह का एक और संस्था है, वहां पर नकली नोट छप रहे थे 2-2 हजार के, और 1 करोड़ के नकली नोट 2-2 हजार के, और पुलिस, और आपकी मीडिया में आया भी है कहीं, लेकिन मुख्य मीडिया में नहीं आया होगा, तो छोटी मोटी मीडिया में आया है। ये लूट चल रही। इसके अलावा एक और सवाल है कि जब इलेक्शन आता है, तब राहुल गांधी जी किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हुए दिखते हैं, चंदन की कलर लगाते हैं, तो भाजपा जो राजनीति कर रहे हैं, क्या आप भी कांग्रेस भी उसी राह पे चल रहे हैं? ये नकली हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, कहे जाते हैं कि नहीं? और जो उनकी आस्था है वो मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन ये क्या करते हैं, किसी मर्यादा को रखते हैं? राम के नाम पर वोट लेने वाले कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मर्यादा भंग करते हैं, अमर्यादित आचरण करते हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी है, वहां इनको इनकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा से सर्वधर्म समभाव को मानने वाली पार्टी है। कोई भी आदमी स्वतंत्र है अपने धर्म को मानने के लिए, उसका आचरण करने के लिए। तो भैया इनको राहुल गांधी से क्यों दर्द होता है? आप मंगलवार को आप नहीं गए, बुधवार को आप गए, तो कहे हनुमान जी का तो दिन मंगलवार है, आप बुधवार को क्यों गए? ये कोई सवाल है? ये भागवत कब जाता है मुझे? खाली राम के नाम पर राजनीति करते। सर, मेरा एक सवाल है, भाजपा मतदार है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम इसी बात पर भाजपा? अरे हम हिंदू नहीं, हमसे बड़ा कोई हिंदू, हम काशी के हैं। आज तक हम बिना पूजा किए, इसीलिए 10 मिनट देर में आए आपके पास। सुनिए, हम बिना पूजा किए खाते नहीं हैं, और ये लोग क्या कुकर्म करते हैं? करता है वो भागवत पूजा, वो खाली विजय लक्ष्मी, और क्या विजया लक्ष्मी को वो ये इसके लिए लक्ष्मी। तो ये जो सवाल है, क्योंकि ये देश लूटते रहे, पूंजीपतियों की कठपुतली बने रहे, दुनिया की बड़ी ताकतों के कठपुतली बनते रहे, इसलिए देश में वो इस तरह का सांप्रदायिक माहौल करते हैं। मैं अभी तक तो मुसलमान का गिरा रहे थे, वो तो ब्राह्मण है, दीक्षित कानपुर में जिसका भी बुलडोजर चलाया, और बेटा मर गई, बेटी मर गई, मां पत्नी मर गई, एक शब्द भी किसी की तरफ से आया? ये धर्म है क्या? भागवत पूछिए भागवत जी से कि एक बताइए, आपकी सरकार है और कहते हैं योगी है। अरे भाई योगी है तो इंसान तुम्हारे प्रशासन के कारण
की मौत हो गई, एक शब्द भी नहीं है। सुना आपने कहीं? यही धर्म है। थैंक यू। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी कि आप लोगों ने इतना समय निकाला। एक बार